नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूँ योगिनी महादशा के बारे में। योगिनी महादशा किसने बनाई, क्यों बनाई, उसके पीछे का क्या कारण था, ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने आया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर 3 प्रकार की महादशाएं सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है विंशोत्तरी महादशा, जो 120 साल के लिए होती है। दूसरे नंबर पे आती है अष्टोत्तरी महादशा, जो 108 साल के लिए होती है। और तीसरे नंबर पे आती है योगिनी महादशा, जो सिर्फ 36 वर्ष के लिए होती है। अभी हमारा प्रश्न ये है कि योगिनी महादशा को क्यों बनाया गया, तो वो आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि विंशोत्तरी महादशा 120 वर्ष के लिए आती है, अर्थात उसके अंदर ज़्यादातर सभी महादशाएं बहुत लंबे समय के लिए आती है। जैसे कि गुरु की महादशा 16 वर्ष के लिए आती है, बुध की महादशा 17 वर्ष के लिए आती है, राहु की महादशा 18 वर्ष के लिए आती है, शनि की महादशा 19 वर्ष के लिए आती है और शुक्र की महादशा 20 वर्ष के लिए आती है। तो जब महादशाएं बड़ी होगी तो उनके अंदर आने वाली बाकी के ग्रहों की अंतर्दशाएं भी बहुत बड़ी होगी। जैसे कि शनि की महादशा के अंदर जब शनि की अंतर्दशा आती है तो वो 3 साल के लिए आती है। शुक्र की महादशा के अंदर जब शुक्र की अंतर्दशा आती है तो करीबन 3.25 या 3.5 साल के लिए आती है। तो इतना बड़ा अंतर्दशा होने की वजह से प्रेडिक्शन करने में काफ़ी तकलीफें आती है और व्यक्ति सही जजमेंट नहीं ले पाता है कि भाई 3 साल के लिए अच्छा पीरियड होगा या बुरा पीरियड होगा, क्योंकि 3 साल कंटिन्यू अच्छा समय तो हो नहीं सकता है, उसके अंदर बुरा समय भी आ सकता है। तो महादशाओं के गणित को और आसान करने के लिए और ज़्यादा परफेक्ट प्रेडिक्शन करने के लिए लघु पराशर ने, जिन्होंने विंशोत्तरी महादशा का भी गणित तैयार किया है, और वही लघु पराशर ने योगिनी महादशा का निर्माण किया। और योगिनी महादशा है सिर्फ 36 वर्ष के लिए। जैसे कि हम लोग अंदर जाके स्टडी करते हैं, मंगला महादशा 1 वर्ष की होती है, पिंगला महादशा 2 वर्ष की होती है, धान्या महादशा 3 वर्ष की होती है। तो इनका जो समय है वो बहुत कम है, तो उनकी जो अंतर्दशाएं हैं वो भी तो बहुत छोटे समय के लिए आएगी। जैसे कि मंगला महादशा 1 वर्ष की है, तो मंगला में मंगला अंतर्दशा सिर्फ 15 दिन या 20 दिन के लिए आती है। तो उसमें प्रेडिक्शन करना आसान हो जाता है, फलादेश करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए योगिनी महादशा का निर्माण किया गया ताकि प्रेडिक्शन करने में आसानी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ योगिनी महादशा को ही देखना है। मैं आपको बता देता हूं कि जब भी हम लोग किसी कुंडली का फलादेश करते हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार उसकी विंशोत्तरी महादशा को सबसे पहले देखा जाता है। और विंशोत्तरी महादशा के अंदर हमें प्रॉपर जजमेंट नहीं आता है तो फिर हम लोग योगिनी महादशा का अध्ययन करते हैं। तो विंशोत्तरी महादशा को पहले देखा जाए और उसके साथ साथ गहनता में अध्ययन करने के लिए, परफेक्ट प्रेडिक्शन करने के लिए योगिनी महादशा को देखा जाता है। तो विंशोत्तरी महादशा प्राइम यानी कि सर्वोपरि, और उसकी सहायता के लिए योगिनी महादशा का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या सिखाया था, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, और उसके बाद ये भी बताना चाहूँगा कि प्रोग्रेसिव कुंडली क्या होती है। तो आइए पहले हम लोग जान ले पिछले वीडियो में हमने क्या क्या जाना था। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि योगिनी महादशा के क्या क्या नाम हैं। तो सुनिए, सबसे पहला है मंगला महादशा, फिर पिंगला, फिर धान्या, उसके बाद ब्राह्मरी, भद्रा, उल्का, सिद्धा और संकटा। ये 8 प्रकार की योगिनी महादशाएं होती है। मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रा, उल्का, सिद्धा और संकटा।
उसके बाद हमने दूसरी चीज जानी थी कि कौन सी दशा कितने वर्ष के लिए आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मंगला 1 वर्ष के लिए आती है, पिंगला 2 वर्ष के लिए आती है, धान्या 3 वर्ष के लिए आती है, भ्रामरी 4 वर्ष के लिए आती है, भद्रा 5 वर्ष के लिए आती है, उल्का 6 वर्ष के लिए, सिद्धा 7 वर्ष के लिए और संकटा 8 वर्ष के लिए आती है। उसके बाद तीसरी हमने बात देखी थी कि कौन सी दशा का दशानाथ कौन है, यानी कि कौन सी दशा का स्वामी कौन है, तो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जो मंगला दशा है उसका दशानाथ है चंद्र, पिंगला का दशानाथ है सूर्य, धान्या का दशानाथ है गुरु, भ्रामरी का दशानाथ है मंगल, भद्रा का दशानाथ है बुध, उल्का का दशानाथ है शनि, सिद्धा का दशानाथ है शुक्र और संकट का दशानाथ है राहु केतु दोनों। ये 3 बातें हमने जानी। दशाओं के नाम क्या है, कितने वर्ष के लिए आती है और उसके दशानाथ कौन है। उसके बाद हमने ये भी जाना था कि अगर आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है उसके आधार पर कौन सी दशा हो सकती है, तो भी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म आर्द्रा, चित्रा या श्रवण नक्षत्र में हुआ है तो समझ जाना उसका जन्म मंगला दशा में हुआ है। किसी व्यक्ति का जन्म पुनरसु, स्वाति और धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ हो तो समझ जाना उसका जन्म पिंगला दशा में हुआ है। किसी व्यक्ति का जन्म पुष्य, विशाखा और अभिजीत इन 3 नक्षत्रों में हुआ है तो समझ जाना उसका जन्म धान्या दशा में हुआ है। किसी व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, अनुराधा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो तो उसका जन्म भ्रामरी दशा में हुआ है। कोई व्यक्ति का जन्म भरणी, मघा, ज्येष्ठा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो तो समझ जाना उसका जन्म भद्रा योगिनी दशा में हुआ है। किसी व्यक्ति का जन्म कृतिका, पूर्व फाल्गुनी, मूल और रेवती नक्षत्र में हुआ हो तो समझ जाना उसका जन्म उल्का दशा में हुआ है। किसी व्यक्ति का जन्म रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो तो उसका जन्म सिद्धा योगिनी दशा में हुआ है। और कोई व्यक्ति का जन्म मृगशिरा, हस्त और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो तो समझ जाना उसका जन्म संकटा योगिनी दशा में हुआ है। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में जानी थी। आज हम और गहराई में जानेंगे कि प्रोग्रेसिव कुंडली क्या होती है। तो प्रोग्रेसिव कुंडली मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि योगिनी महादशा का टोटल होता है 36 वर्ष, यानी सभी महादशाओं का आप टोटल मारोगे, कोई 1 वर्ष की है, कोई 2 वर्ष की है, कोई 3 वर्ष की है, कोई 4 वर्ष की है, 5, 6, 7, 8, ये सभी का आप जब टोटल मारते हो तो 36 वर्ष होते हैं। अर्थात योगिनी महादशा टोटल 36 साल के लिए होती है। और एक व्यक्ति मान लो 100 साल के लिए जीता है तो ये 36 साल के बाद क्या सारी घटनाएं दोबारा घटेगी? नहीं। क्या वही चीजें होगी जो पहले हो चुकी है? जैसे कि मंगला की महादशा पहले जब आई थी तो उसकी मान लो शादी हुई थी, तो क्या फिर से मंगला दशा आएगी तो क्या उसकी फिर से शादी होगी? जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि कोई व्यक्ति की कुंडली में 25 साल की उम्र में मंगला महादशा आई और उस समय उसकी शादी हो गई या फिर उसके घर पे बच्चे का जन्म हुआ, तो 36 साल के बाद, यानी जब 36 साल का वो व्यक्ति हो जाए तो उस समय क्या फिर से उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे? नहीं। तो उसका प्रेडिक्शन कैसे किया जाए? तो बहुत सारी किताबों में जो लिखा है वो मैं आपको आसान तरीके से समझाने का कोशिश करता हूं। हो सकता है मेरी बात आप आसानी से समझ जाओ। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं कि किसी व्यक्ति का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसको मंगला दशा चल रही थी। अभी ये बंदा 36 साल का हो गया तो नेचुरली फिर से मंगला दशा आएगी। तो उस समय हमें क्या करना होगा, जो चित्रा नक्षत्र है उसके हिसाब से लग्न कुंडली बनाई जाएगी और जो चित्रा नक्षत्र है उसके हिसाब से जो नई लग्न कुंडली बनेगी उसे हम प्रोग्रेसिव कुंडली कहते हैं, प्रगति कुंडली कहते हैं। और उसके हिसाब से सारे ग्रहों को रखा जाएगा, सिर्फ लग्न बदली होगा। ध्यान से सुन लेना, सिर्फ चित्रा नक्षत्र को लग्न में रखा जाएगा और जन्म कुंडली के सारे ग्रह एज इट इज वही राशि में वापस रख दिए जाएंगे।
और फिर प्रेडिक्शन किया जाता है, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव कुंडली। उसके बाद मान लो वापस तीसरी बार मंगला दशा आई उसके जीवन में, तब तक वो बूढ़ा हो गया होगा, तभी क्या करना है, तो श्रवण नक्षत्र जो है वो श्रवण नक्षत्र के हिसाब से कुंडली बनेगी और सारे ग्रह जो राशि में थे, जो आपकी जन्म कुंडली में जो राशि में थे वैसे ही वापस रख दिए जाए और फिर प्रेडिक्शन किया जाए। तो इसका बहुत लंबा गणित है जो मैं आपको एक वीडियो के अंदर ये सारी बातें समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो मैं मेरी खुद की ही कुंडली बता देता हूँ। ये मेरी खुद की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है, चौथे भाव में उच्च का शुक्र और राहु है, दसम भाव में कन्या राशि का गुरु केतु है, उसके बाद पंचम भाव में नीच का शनि, उच्च का सूर्य बुध है, उच्च का चंद्र और स्वग्रही मंगल। ये मेरी खुद की कुंडली है। अभी जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा नक्षत्र था रोहिणी। तो इधर देखिए, जो रोहिणी नक्षत्र में अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो समझ जाना कि उसका जन्म सिद्धा योगिनी महादशा में हुआ है। तो मेरा जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो सिद्धा योगिनी महादशा में मेरा जन्म हुआ। अभी जब मैं 36 साल का हो गया तो वापस फिर से सिद्धा योगिनी दशा आ गई। तो अभी जो बचपन में घटना घटी थी वो क्या फिर से तो नहीं घटेगी। तो हमें क्या करना है, हमें प्रगति कुंडली को देखना है, यानी कि प्रोग्रेसिव कुंडली को देखना है। और प्रोग्रेसिव कुंडली कैसे बनाई जाएगी, तो दूसरे नंबर पे जो कुंडली बनेगी वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के हिसाब से बनेगी। अभी जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को अगर जो लग्न में रख दिया जाए तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तरा फाल्गुनी के 4 चरण होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो पहला चरण है वो सिंह राशि में आता है और उत्तरा फाल्गुनी के बाकी के जो 3 चरण है वो कन्या लग्न में आते हैं। मेरी जन्म की गणित के मुताबिक मेरा चंद्र मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 10 अंश का है, तो मेरा दूसरा या तीसरे चरण में जन्म है तो कन्या लग्न की कुंडली बना दी। अभी कन्या लग्न की कुंडली बनाने के बाद ये जो ग्रह है जो राशि में जैसे है वैसे ही इधर रख दिए जाए। सिर्फ फर्क क्या हुआ, पहले मेरा धनु लग्न था, अब मेरा कन्या लग्न रखा जाएगा और कन्या लग्न के अंदर यही सारे ग्रह एज इट इज जैसे थे वही राशि के अंदर वापस रख दिए जाए। यानी यहाँ शुक्र मीन राशि में है तो यहाँ भी शुक्र मीन राशि में आएगा, यहाँ गुरु कन्या राशि में है तो यहाँ भी कन्या राशि में ही गुरु रखा जाएगा, यहाँ मंगल वृश्चिक राशि में है तो यहाँ भी मंगल वृश्चिक राशि में रखा जाएगा। बाकी सब ग्रह वही राशि में रखे जाएंगे, सिर्फ फर्क होगा लग्न का। यहाँ धनु लग्न था, अभी कन्या लग्न रखा जाएगा और उसके मुताबिक ग्रहों की स्थिति को देख के फिर फलादेश करेंगे तो सटीक प्रेडिक्शन होगा। फिर मान लो फिर वापस मेरी 72 वर्ष की उम्र हो गई, तो 72 वर्ष की उम्र में फिर मेरे को तीसरी बार सिद्धा योगिनी दशा आएगी। तो उस समय मुझे क्या करना है, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को लग्न में रखना है और पूर्वाषाढ़ा के मुताबिक मेरी तीसरी कुंडली बनेगी जिसको हम प्रोग्रेसिव कुंडली बोलते हैं, प्रगति कुंडली बोलते हैं। तो यहाँ देखिए पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है उसमें भी 4 चरण है और उसमें जो पहला चरण है वो धनु राशि में आता है और बाकी के जो 3 चरण है दूसरा तीसरा चौथा वो मकर राशि में आता है। तो मेरा चंद्र 10 अंश का है तो उसके मुताबिक मैंने यहाँ पे मकर लग्न की कुंडली रखी और मकर लग्न की कुंडली के अंदर वही सारे ग्रह जैसे जन्म कुंडली में थे वैसे ही सेम रखा जाएगा। मकर लग्न की कुंडली होगी, बाकी शुक्र यहाँ पे मीन राशि में है, शुक्र राहु, तो यहाँ पे भी मीन राशि में ही शुक्र राहु रखे जाएंगे। यहाँ पे गुरु केतु कन्या राशि में है तो यहाँ पे भी कन्या राशि के अंदर ही गुरु केतु रखे जाएंगे। यहाँ पे मंगल वृश्चिक का है तो यहाँ पे भी मंगल वृश्चिक का होगा। सिर्फ फर्क क्या हुआ, यहाँ मकर लग्न की कुंडली बना दी गई और सारे ग्रह वही राशि में रखे गए जो मेरी जन्म कुंडली में थे और फिर इसके मुताबिक ग्रहों की स्थिति को देख के और फलादेश किया जाए। तो याद रहे कि जब भी हम फलादेश करते हैं तो जन्म कुंडली को प्राइम यानी कि सब सर्वोपरि माना जाए। फिर से मैं कहूंगा, जब भी फलादेश किया जाता है तो जन्म कुंडली को सर्वोपरि माना गया है और विंशोत्तरी महादशा को भी सर्वोपरि माना गया है। लेकिन अगर बहुत गहन अध्ययन करना है, बहुत डीप अध्ययन करना है, बहुत बारीकी से अध्ययन करना है, तब जाके हमें प्रोग्रेसिव कुंडली यानी कि प्रगति कुंडली बनानी है। पहले 36 साल जब पूरे हो जाते हैं योगिनी महादशा के तो फिर दूसरे नक्षत्र को पकड़ा जाता है।
जो सिद्धा महादशा में जो 3 नक्षत्र आते हैं उसमें दूसरे नक्षत्र को पकड़ा जाता है, और वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जैसे मेरा है तो दूसरे नक्षत्र के हिसाब से उसका लग्न चेंज हो जाएगा, और उसके हिसाब से ग्रहों को रख के फिर बारीकी से अध्ययन करना है। वो कैसे करना है मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। फिर जब मैं 72 वर्ष का हो जाऊंगा तो मेरी कुंडली में फिर से सिद्धा योगिनी दशा आएगी, तो उस समय मुझे वापस दूसरी प्रोग्रेसिव कुंडली बनानी है, जिसके अंदर मान लो मेरा मकर लग्न आता है। तो ऐसे आपको भी आपका जन्म नक्षत्र जो भी हो, जैसे कि आप जब जन्मे तो आपकी कुंडली में भद्रा योगिनी दशा चल रही थी, क्योंकि मान लो एग्जाम्पल कि आपका मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है, मघा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपकी जन्म की योगिनी दशा भद्रा है। फिर मघा के बाद कौन आता है? ज्येष्ठा। तो ज्येष्ठा को लग्न कुंडली बनाकर फिर पूरी कुंडली रख दी जाए, वापस 72 साल का आदमी हो जाएगा तो उत्तरा भाद्रपद की कुंडली बनेगी। तो इसे प्रोग्रेसिव कुंडली कहते हैं। और ये मैंने काफ़ी अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़ी है, उसके मुताबिक जो मुझे समझ में आया वो हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये बहुत ही असरदायी, बहुत ही सटीक प्रेडिक्शन देने वाला ये पद्धति है, जिसे हम प्रोग्रेसिव कुंडली, प्रगति कुंडली कहते हैं। अभी हम और डीप में जाते हैं कि हम लोग जब भी प्रेडिक्शन करते हैं तो हमें किस बातों का ध्यान रखना होता है। कि जैसे मान लो कि अभी ये मंगला दशा के बारे में हमको जानना है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं मंगला कौन है। तो मंगला गौरी यानी कि पार्वती का रूप, जो गणेश जी की मम्मी है। तो मंगला की दशा का जो दशानाथ कौन है? चंद्र है। तो हमें चंद्र की स्थिति को टटोलना होता है। जन्म कुंडली में चंद्र स्वग्रही है, उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो निश्चित तौर पे मंगला दशा का फल बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा। और अगर मान लो कि चंद्र नीच का है, पाप ग्रहों से द्रष्ट है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, और अगर वो 6वें 8वें 12वें भाव में है, तो फिर ये मंगला महादशा शुभ होने के बावजूद इतना अच्छा शुभ फल नहीं दे पाएगी जितना देनी चाहिए। हाँ, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो भ्रामरी, ये जो है, तो आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो भ्रामरी देवी है ये भी एक दुर्गा का स्वरूप है। और जब अचलसूर करके एक राक्षस है, तो अरुणासुर नाम का एक राक्षस है जिन्हें पृथ्वी के ऊपर बहुत आतंक मचा के रखा था, तभी दुर्गा माता का एक स्वरूप है भ्रामरी देवी, वो प्रकट हुई थी और उन्होंने अपने शरीर के अंदर से करोड़ों मधुमक्खियों को जन्म दिया था, और वो मधुमक्खियों ने सारे राक्षसों का वध किया था। तो ये जो भ्रामरी देवी है उसका स्वामी कौन है? दशानाथ कौन है? मंगल है। तो हमें जन्म कुंडली के अंदर देखना होगा कि मंगल की 2 राशियां यानी कि मेष राशि और वृश्चिक राशि वो कौन से भाव में है, उन भावों का फल मिलेगा। मंगल कौन से भाव में बैठा है वो भाव का फल मिलेगा। फिर हमें देखना होगा मंगल की स्थिति, मंगल स्वग्रही है, उच्च का होके, स्वग्रही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो भ्रामरी महादशा लोग इसे खराब मानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा फल देगी। क्यों? क्योंकि भ्रामरी देवी का जो दशानाथ है मंगल, उसकी स्थिति बलवान है, स्वग्रही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा है, कोई राजयोग बना रहा है, दिग्बली हो रहा है, अति विशिष्ट योग कारक फल दे रहा है। तो भ्रामरी महादशा को लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन फिर भी भ्रामरी देवी के अंदर बहुत अच्छा फल मिलेगा। ठीक उसके विपरीत जाते हैं कि भ्रामरी दशा का जो दशानाथ है मंगल, वो अगर नीच का है, 6वें 8वें 12वें भाव में है, राहु के साथ युति करके अंगारक योग बना रहा है, तो फिर भ्रामरी जब दशा आएगी तो ये मंगल बहुत ही खराब फल देगा। व्यक्ति अहंकारी होगा, गुस्से वाला होगा, उसके वजह से वो भ्रमित होकर कोई गलत निर्णय लेगा, बहुत बड़ा नुकसान करेगा, और उसे मानहानि बदनामी के योग बनेंगे या जेल यात्रा के योग बनेंगे। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। प्रिय दर्शकों, अभी आने वाले 8 वीडियो में बनाऊंगा, उसमें हर दशा का गहराई से बताऊंगा कि मंगला दशा का कथा कौन सा है, मंगला दशा के पीछे क्या है, उसके अंदर कैसे प्रेडिक्शन किया जाता है, उसके में कुछ एग्जाम्पल देके, कुंडलियों का एग्जाम्पल देके भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप योगिनी दशा के बारे में काफी गहन ज्ञान हासिल कर सके। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।